हेलो, वेलकम बैक तो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, जिसका कि दूसरा नाम है डिप्थेरिक कंजंक्टिवाइटिस। आई होप आपने अपना प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा, तभी आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप वापस से जाके प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट करके उसके नोट्स एंड एमसीक्यू कंप्लीट करके देन आप इस लेक्चर के लिए प्रोसीड करिए। और एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगी, जिनको भी आज की नोट्स या फिर जो ये पीपीटी है वो चाहिए हो और इससे रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी हो, उनके लिए है कि लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मैं डेली देती हूँ इससे जो भी लेक्चर आते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब तक एग्ज़ाम की वैकेंसी क्लियर होती है तब तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा सिलेबस होगा, अब जब एग्ज़ाम आने हो सिलेबस के बाद आप उसको कवर कर पाएंगे। आपके ऊपर ऑप्टोमेट्री का बर्डन नहीं रहेगा, उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना रहेगा। तो इस माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखनी है गाइस, छोड़नी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आने के बाद हमें ये भी पता है कि हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस रखा जाएगा। तो ऑप्टोमेट्री को सबसे पहले टारगेट रखिए कि उसे तैयार कर लीजिए। और ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ना, वो डीएसएसबी के रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उससे भी, यूपी ट्रिपल एस सीईटी दोनों से रिलेटेड एग्ज़ाम, दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में फर्दर कोई एग्ज़ाम और वैकेंसी आती है या फिर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी आप ये लेक्चर विदाउट एनी डाउट देख सकते हैं। बिल्कुल रिलेवेंट होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हाँ जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम डेप्थ में जाके बताइए, जितना पॉसिबल डेप्थ हो सकती है मैं अपनी तरफ से लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे और आप उसके नोट डाउन करोगे, लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और अपना ढेर सारा सपोर्ट दोगे। चलो अभी मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिप्थेरिक कंजंक्टिवाइटिस इसका दूसरा नाम है गाइस। और अभी देखो जो इमेज आपके सामने है, इसमें जो कंजक्टाइवा है इस पे एक मेम्ब्रेन येलो कलर की, हल्का येलो कलर में फॉर्म हुई दिख रही होगी। और अब देखो ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा कि एक मेम्ब्रेन बन गई है जिसको हम फॉरसेप्स से निकाल रहे हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के लिए क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, किसमें होते हैं, कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अब देखो जब मेम्ब्रेन कंजंक्टिवाइटिस है उसके लिए हमें उसके इंसिडेंट की बात करनी है। उसके पहले हम इटियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी यानी कि बेसिकली उसके लिए क्या कारण है, किस बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल मेन बैक्टीरिया है जो आपको हाईलाइट करना है अपनी नोट्स में, दैट इज़ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये जो बैक्टीरिया है ये मेन कारण होता है मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस के होने का। अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जस्ट लाइक नाइजीरिया कुनेरिया। ओके, और भी है निम्फोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया एंड स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया and Escherichia coli can produce a membrane, especially sick and malnutritioned child. ओके, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी मेन हो गया। अब जो ये बैक्टीरिया है ना, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि पर्टिकुलरली हमें कॉर्निबैक्टीरियम के साथ भी मिल सकता है और ये पैरेलली भी हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक होगा, कई हो सकता है कि दो बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन भी आपको डिजीज़ में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जब हम इसका कल्चर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलरली हमें किसका इन्फेक्शन है। हमें हो सकता है नाइजीरिया गुनेरिया और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी दोनों का ही इन्फेक्शन पेशेंट में मिल जाए। तो हमें उस तरह के कल्चर के बाद उसके ट्रीटमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसकी कौन सी एंटीबायोटिक को किस डोज में कितना इंटेंसिव चलानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक के साथ मिलेगा, पर्टिकुलरली अदर ऑर्गेनिज्म भी पैरेलली प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि एरिस्टिया कोलाई कैन प्रोड्यूस अ मेम्ब्रेन स्पेशली सिक एंड मालन्यूट्रिस्ड चाइल्ड। ओके, माल न्यूट्रिशन यानी कि सिंपल मीनिंग कुपोषण। कुपोषण का सिंपल मतलब ये है कि जो हमारा चाइल्ड है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, यानी या फिर न्यूट्रिशन मिल रही है पर उसके डाइजेशन प्रॉपर नहीं है किसी भी माल फंक्शनिंग की वजह से, यानी किसी भी कारणवश उसमें जो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा और वो कुपोषण का शिकार है, उसमें जो मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस है वो एरिस्टिया कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू भी डेवलप कर सकता है। ओके, तो अब हम प्रोसीड करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो देयर इज अ इमेज ऑफ कॉर्नियोबैक्टीरिया डिप्थेराई, ये भी आप देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं इंसिडेंट की। तो ओके, इंसिडेंट में पहला पॉइंट है चिल्ड्रन हु आर नॉट इम्यूनाइज्ड प्रीवियसली एंड आफ्टर 1 वीक ऑफ मीजल्स, स्कारलेट फीवर, वुफिंग कफ एंड इन्फ्लुएंजा। तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी हम उसका टीकाकरण स्टार्ट कर देते हैं। अगर बच्चा प्रॉपरली उसका टीका कोई मिस हो गया है यानी छूट गया है, उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल रहा है, किसी जो टीके हम देते हैं वो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सा कब टीका दिया जाता है, क्योंकि हम डेप्थ जब नॉलेज करते हैं ना तो एक एक पॉइंट को क्लियर करना होता है। तो अभी हम जानेंगे कि कौन सा टीका हमें कब देना होता है, कितने वीक पे, कितने मंथ में कितने डोजेस दिए जाते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। पर अभी यहाँ समझो कि जो बच्चा इम्यूनाइज नहीं किया गया है प्रॉपर, उसमें जो उसकी एंटीबॉडी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है उससे फाइट करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, तो उसमें हम बच्चे में हिस्ट्री जब हम नोट करेंगे तो प्रॉपर हमें ये ध्यान रखना होगा जब भी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है और आप चेक करते हो सस्पेक्टेड होता है ओपीडीज में कि ये बच्चे को कॉर्नियोबैक्टीरियम या डिप्थीरिया का टीका नहीं लगा हुआ है, आप उनकी मदर को कन्फाइन करो तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि ये इम्यूनाइज नहीं है प्रॉपर, ये टीका इसका मिस हो गया है, तो आप एक चांस लेके चल सकते हो कि हाँ इसको ये इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर मीजल्स हुए हैं उसको और 1 वीक की हिस्ट्री मिल रही है कि इसके पहले मीजल्स, स्कारलेट फीवर, वुफिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, ये सारी इन्फेक्शन हुए हैं, तो इसका चांसेस है कि उसको जो है मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, इन सारी बीमारियों के फर्दर होने के बाद हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। तो हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन का। पहले हम बर्थ के टाइम ही उसको टीबी या बीसीजी का इंजेक्शन, फिर हेपेटाइटिस का इंजेक्शन 4 वीक पे बर्थ के टाइम देते हैं, फिर 4 वीक पे देते हैं एंड द थर्ड डोज या फिर सेकेंड डोज 8 वीक पे देते हैं। इसी तरह जो हमारा जो मीजल्स का और मम्स का और रुबेला का जो इंजेक्शन होता है वो हम 9 वीक यानी कि 6 मंथ पे देते हैं। ओके, तो अभी जब हमारा ये छूट गया बच्चे का, तो इसमें चांसेस है कि वो फर्दर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन को डेवलप कर जाए मिस होने की वजह से इम्यूनाइजेशन के। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, दैट इज सिम्टम्स एंड साइन। माइल्ड केसेस स्वेलिंग ऑफ लिड along with the serious or mucopollen discharge and white membrane is seen covering पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। ये हमने देखा कि माइल्ड इन्फेक्शन में हमें लिड पे स्वेलिंग मिल सकती है। और म्यूकोपोल्डेंट, म्यूकोपोल्डेंट आपको याद होगा, म्यूकोपोल्डेंट का सिंपल मतलब है म्यूकस यानी कि म्यूको यानी कि म्यूकस, ठीक है, और पुल्लेंट यानी कि पस, राइट। म्यूकोपुल्लेंट यानी म्यूकस और पस दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो म्यूकोपुल्लेंट डिस्चार्ज हो गया। व्हाइट मेम्ब्रेन फॉर्म हो रही थी बल्बर कंजक्टाइवा पे, वो हम देख चुके हैं, और इजीली पिल ऑफ हो जाएगा, उसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। आपने जब इमेज देखी तो उसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किसी तरह की कोई ब्लीडिंग हमें नहीं मिल रही है। और थ्रोट इन्फेक्शन हिस्ट्री में और फीवर बच्चे की हिस्ट्री में मिल सकता है। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज ओके। तो हाँ, इमेज भी देख लो, सूडो मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म हुई है उसके पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे, राइट। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन में हम बात करेंगे कि कॉर्निया अल्सर ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है बच्चे को, और सिम्प्लेफ्रॉन हो सकता है। सिम्प्लेफ्रॉन क्या होता है? एडिशन बिटवीन, यानी कि जुड़ाव हो जाता है किसमें? पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बर्बर कंजक्टाइवा, ये दोनों जब जुड़ जाएंगी तो सिम्प्लेफ्रॉन हो जाएगा। इमेज से देखो, यहाँ पे जो इमेज शो हो रही है इसमें हमारा जो कंजक्टाइवा है यहाँ पे बल्बर कंजक्टाइवा और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा दोनों यहाँ पे ऐसे जॉइंट हो रहे हैं, तो इसे हम सिम्प्लेफ्रॉन कह देंगे। यानी कॉम्प्लिकेशन में मिल सकता है हमें सिम्प्लेफ्रॉन और कॉर्नियल अल्सर, यानी कि कॉर्निया पे अल्सर मिल सकता है। ये हमारी कॉम्प्लिकेशन हो गई। चलो, अब कैसे पता करोगे कि कॉर्नियल अल्सर है या फिर फंगल अल्सर है? ये एक क्वेश्चन मैं जानती हूँ जो ओपीडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं भी तो जानूँ कितनी डेप्थ में नॉलेज है हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट को। बिल्कुल आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन आपको जानना है, क्योंकि आप से ही अवेयरनेस पब्लिक में जाती है, और अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं रहेगी तो क्या कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा? चलो, तो पहले मैं बता देती हूँ। आप देखो, कॉर्नियल जो अल्सर है ना, वो
जो उसकी बाउंड्री होगी वो डिफाइन होगी, जहाँ पे है वो बिल्कुल वहाँ पे रहेगा, जो उसका चारों तरफ का घेरा है ना बिल्कुल साफ साफ आपको पता चलेगा। और ये चीज़ हो सकती है, इसकी हिस्ट्री लेने पे आपको पता चलेगा कि कॉर्नियल अल्सर जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है वो मेनली फॉर्म होता है जिनको ड्राई आई डिजीज़ होती है, या फिर कह सकते हो कॉन्टैक्ट लेंस बियर करते हैं वो पेशेंट, कॉन्टैक्ट लेंस बियर करते हैं रेगुलरली, ट्रॉमा है किसी तरह का, या फिर केरेटोप्लास्टी वगैरह से इनका कुछ लेना देना है। तो हिस्ट्री लेने पे आपको पता चल जाएगा। अगर ये केसेस निकलते हैं तो उसमें देयर इज चांसेस ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। ओके, फंगल कॉर्नियल अल्सर के बारे में बात करें तो हमारे पास ये इसकी डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलेगी, ये कुछ छिटा छिटा सा रहेगा और इसमें छोटे छोटे बॉल्स भी साइड में ऐसे बने हुए मिलेंगे, दैट इज अ फंगल अल्सर। ओके, जो फंगनल अल्सर है ना वो ज़्यादातर पेनिटेटिव ट्रॉमा यानी किसी वुड से या किसी की मतलब जो वुड है, पाइप है, या फिर इस तरह की चीप लीफ है किसी मतलब पत्ते की वजह से या फिर लकड़ी की वजह से पेनिट्रेटिव ट्रॉमा हमें देखने को मिलेगा फंगल अल्सर, यानी किसी चीज़ के चोट लग जाने की वजह से वो पेनिट्रेट कर गई है वो चीज़, लकड़ी आँख में घुस गई है या कॉर्निया में घुस गई तो हमें कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें और भी डेप्थ में जाएंगे तो हाइपोपियन की क्वालिटी देख सकते हैं, ये हाइपोपियन किस में लेस है, किस में मोर है, स्टेराइल है, नॉन स्टेराइल है, मोबाइल है, इमोबाइल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। उतना डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक आइडेंटिफिकेशन आपको करना आना चाहिए कि दैट इज कॉर्नियल अल्सर और फंगल अल्सर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रीटमेंट। ओके, तो हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम ट्रीट करेंगे मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस को। सबसे पहले तो हु हैव बीन नॉट इम्यूनाइज्ड, एवरी केसेस इज ट्रीटेड एज अ डिप्थीरियल अनलेस द कल्चर आर नेगेटिव। ये लाइन कह रही है कि भाई साहब अगर बच्चे का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, आपने हिस्ट्री ली और आपको पता चल रहा है कि बच्चा इम्यूनाइज नहीं है यानी कि उसको टीका नहीं लगाया गया है, तो सबसे पहला आपका काम हो जाता है क्या, बताइए। सबसे पहले आपका काम हो जाता है कि आप उसे ट्रीट करोगे यानी कि इम्यूनाइज करोगे। ओके, इम्यूनाइज करोगे और उसको तब तक ट्रीट करोगे डिप्थीरियल केस की तरह जब तक कि उसका कल्चर यानी कि जो आपने टेस्ट करने के लिए भेजा है लैब में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है, तब तक आप उसको ट्रीट करोगे डिप्थीरियल कंजंक्टिवाइटिस की तरह। इंटेंसिव टॉपिकल चलाई जाएगी, ठीक है, सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पेनिसिलिन और अदर सुटेबल। ओके, नॉट पेनिसिलिन नहीं होगा, पेनिसिलिन होगा, ठीक है। सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा यानी कि उसके जो बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जाएगा। इंटेंसिव टॉपिकल और एंटीटेप्थेरिक सीरम के इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, इट मे बी लीड टू सिम्प्लिफ्रॉन। ओके, अगर सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हुई है उसके कंजक्टाइवा पे तो उसका रिमूवल ज़रूरी नहीं है, अगर हम उसे रिमूव कर देंगे तो हमें सिम्प्लिफ्रॉन के केसेस मिल सकते हैं। तो ओके, रिमूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस। ओके, हमने मेम्ब्रेनस डिप्थीरिक कंजंक्टिवाइटिस डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस में, हमारा सेकंड है क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें कि हम बेसिकली दो तरह के कंजंक्टिवाइटिस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस एंड क्लेमाइडियल ट्रैकोमाइटिस। चलिए, तो सबसे पहले क्लेमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस को समझिए। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है और इसमें 12 तरह के रिजर्वायर पाए जाते हैं, यानी कि 12 तरह का क्लासिफिकेशन है। कुल 12 भाई हैं। पहले भाई A, B, A, C, D, ये इनके नाम हो गए, ठीक है, जिसमें हमें ट्रैकोमा देखने को मिलेगा। जो हमारे 4 भाई हैं वो मिलके करते हैं, जिनका नाम है A, B, BA एंड C। As you can see, serotype A, B, BA and C that cause trachoma and Chlamydia trachomatis में इतनी सारी वैरायटी आपको खाने में मिलेगी सॉरी, बैक्टीरिया में मिलेगी। एंड पैराट्रकोमा कहते हैं एडल्ट या फिर एक्यूट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस को, जो हमारे D और K टाइप के इनसे होने की वजह से होता है। तो ओके, हमने इनका क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम इनका देख लेते हैं प्रॉपर। एक्यूट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, जो कि हमने पहले भी देख लिया कि हमें क्लेमाइडिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, और विच प्रोड्यूस इंक्लूजन बॉडी एज अ ट्रकोमा इन अडल्ट। ओके, तो हमने अभी बच्चे में डिस्कस किया था डिप्थेरिक कंजंक्टिवाइटिस,
हमें इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि विच आर द रॉन्ग और राइट, उसमें एज दिया हो और पूरा खेल एज पे ही पलट दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इन्फेक्शन किस में हो सकता है। तो ये अडल्ट में मिलेगा क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका मेन कारण होता है, कई तरह केसेस में देखा जाता है, ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड मे ऑकर एज एपिडेमिक। पैंडेमिक उसका छोटा भाई, एपिडेमिक। पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल गया, एपिडेमिक यानी उसके छोटे पोर्शन में है, पूरे वर्ल्ड में नहीं फैला लेकिन एक एरिया में पर्टिकुलरली हो गया, पूरा का पूरा शहर यानी पूरा का पूरा कस्बा उससे इन्फेक्टेड है, एपिडेमिक में आ गया। इन्फेक्टेड वाटर एंड स्विमिंग पूल, मान लीजिए एक स्विमिंग पूल में उस एरिया के सभी लोग जाते हैं, या फिर तालाब ही ले लो, स्विमिंग पूल मत लो, उस एरिया के सभी लोग उस वाटर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये जो है वो पूरा एपिडेमिक के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है। एक्यूट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, कॉमनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू न्यूबॉर्न। ओके, अब बच्चे में अगर ये आ रहा है तो इसका पूरा रीज़न मदर पे जाता है कि मदर को सिस्टमिक डिजीज़ है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है। Okay, so let's move on the next slide, that is symptom and sign. Okay, symptom acute onset होगा, यानी खट से इसका इन्फेक्शन फैलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। acute onset यानी तुरंत कांटेक्ट में आया और तुरंत अब एक दिन के अंदर या फिर कुछ घंटों के अंदर ही इसका इफेक्ट आप देखने को, आई पे लाल हो जाएगी पूरा, मतलब इसका इफेक्ट आ जाएगा। और इंक्यूबेशन पीरियड वेरिंग फ्रॉम 5 to 10 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि वो जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो कितनी स्ट्रेंथ रखता है कितने दिनों तक स्प्रेड होने की, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने की कितने दिनों तक स्ट्रेंथ। कोविड में हम क्या करते थे कि क्वारंटाइन करते थे स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मुझे याद नहीं है, 1 हफ्ते के लिए करते थे, 15 दिन शायद। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि 15 दिन तक वो बंदा सस्पेक्टेबल है कि वो इन्फेक्शन एक दूसरे आदमी में फैला देगा। तो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 10 डेज तक होता है। ओके, साइन की बात कर ले हम, तो साइन हमें मिलेगा फॉलिकुलर हिस्ट्रोमी ऑन द लोअर लिड। फॉलिक्यूल लोअर लिड पे कैसे दिखता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने के रूप में बताया था, बहुत छोटे छोटे दाने, और जब वो बड़े दाने स्क्वायर फॉर्म में आने लगेंगे, राउंड से स्क्वायर फॉर्म में, वो बहुत ही, तो पैपिला हो जाएगा। ओके, तो पैपिलरी हिस्ट्रोमी भी मिल सकती है, एक्सुडेट में भी प्रेजेंट, एक्सुडेट मिल सकते हैं, कॉर्निया में भी इन्वॉल्व। अब अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ या फिर लेट से आता है पेशेंट, तो उसकी कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा सकती है इस इन्फेक्शन में। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रकोमा इज अ लीडिंग इन्फेक्शन कॉज ऑफ ऑकुलर मोबिलिटी। ओके, ट्रकोमा जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऑकुलर मोबिलिटी यानी कि आँख से रिलेटेड बीमारियां, आँख से रिलेटेड विजन कम करने के लिए लीडिंग इन्फेक्शन माना जाता था, ठीक है। और रिस्क इज टॉप थेयर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं जो हमारी ब्लाइंडनेस कॉज करती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें हमारा क्लेमाइडिया ट्रकोमा जो है वो टॉप 3 में आता है, ठीक है, टॉप 3 में आता है ट्रकोमा। और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस लीड टू कंजक्टाइवल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑन स्कारिंग, ट्रैकियासिस, अल्टीमेटली ब्लाइंडिंग एंड कॉर्नियल ओपिफिकेशन। यानी कि या तो स्कारिंग हो जाएगी या ट्रैकियासिस हो जाएगा या अल्टीमेटली पेशेंट को दिखना बंद हो जाएगा या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी यानी कॉर्निया ओपेक हो जाएगी, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है कॉर्निया की वो लूज हो जाएगी। कॉर्निया पहले की तरह शीशे की तरह जो चमक रही थी वो धुंधली हो जाएगी, दूध की तरह एकदम साफ साफ उस पर धब्बे दिखेंगे और यानी कि ओपिफिकेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। चलिए क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं, दैट इज क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकली ट्रकोमा इज सब डिवाइडेड इंटू एक्टिव, अर्ली एंड द ट्रकेसियस लेट स्टेज। क्लिनिकली जो ट्रकोमा होता है उसको हमने कई स्टेजेस में WHO ने डिवाइड कर रखा है, उसके स्टेजेस को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली जो सब डिवाइडेड इनटू एक्टिव, अर्ली और ट्रिशियल यानी लेट स्टेज। ओके, दिस फेज आर नॉट along a linear pathway of disease pathogenesis, both phase can coexist। यानी इसका मतलब है कि जो ये स्टेजेस हैं वो उनका कोई एक पाथवे नहीं है कि एक स्टेज आएगी उसके बाद दूसरी स्टेज में पहुंचेगा इन्फेक्शन, फिर तीसरी स्टेज आएगी। हो सकता है कि वो को एग्जिस्ट करें, यानी एक स्टेज के साथ दूसरे स्टेज का भी सिम्टम प्रेजेंट हो साथ में,
ऐसा भी इस इन्फेक्शन में देखा जाता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल रही हो आपको तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करके देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो पहली है नॉर्मल आईलिड, हमारी आईलिड नॉर्मल है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, दैट इज टीएफ, उसको हम टीएफ स्टेज कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टीएफ, जिसका एफ स्टैंड फॉर फॉलिकुलर, यानी एफ का मतलब है फॉलिकुलर। यहाँ पे आईलिड में तुम्हें छोटे 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 फॉलिकल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारी फॉलिकुलर स्टेज है वहाँ आओगे तो छोटे छोटे धब्बे यहाँ पे ऐसे फॉलिकल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले अब टी आई स्टेज आती है, यानी कि इंटेंसिव फॉलिकल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे तो कम से कम 4 से 5 फॉलिकल्स दिखेंगे, ठीक है। और जब हम थर्ड स्टेज में आएंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा अमाउंट में फॉलिकल दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी ट्रकोमा की थर्ड स्टेज है। फिर स्कारिंग, यहाँ पे वाइट कलर की आपको लाइनिंग दिख रही होगी आईलिड पे, स्कार हो जाएगा उसकी आईलिड पे। ट्रकोमा की हमारी फोर्थ स्टेज। और फिफ्थ स्टेज पे हमारी जो ट्रकोमा है उसकी वजह से हमारी जो कॉर्निया है उसकी ओपेसिटी पूरी तरह से चली जाती है और पेशेंट ऑलमोस्ट ब्लाइंड होने की कगार पे होता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जो हमारी 3 मेन स्टेजेस हैं वो पहला है, दूसरा, तीसरा। जो आप पहली स्टेज देख रहे हो उसमें इन्फेक्शन कैन कॉज क्लेमाइडिया, बैक्टीरियल कॉज इन्फ्लेमेशन, थिकनिंग अपर आईलिड। थिकनेस अपर आईलिड में दिख रही है और हल्के छोटे छोटे फॉलिकल्स दिख रहे हैं। दूसरे में हमें स्कारिंग दिख रही है, जो लाइनिंग बन गई है उसकी आईलिड पे। और तीसरे में पूरी तरह से जो हमारी कॉर्निया है वो ओपेक हो गई है, कॉर्नियल अल्सर यानी कॉर्नियल ओपेसिटी हो चुकी है। चलिए सिम्टम देख लेते हैं। इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक। लो भाई, सबसे बड़ी मुसीबत है कि इसके कोई सिम्टम ही नहीं होंगे, एसिम्टोमेटिक है, यानी कि इसके कोई सिम्टम आप नहीं देखने को मिलेंगे। इन अदर केसेस फॉलोइंग इंक्यूबेशन पीरियड इज 5 to 10 days। इनका भी इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 to 10 days होता है, ठीक है। और इन्फेक्शन जो है वो एसिम्टोमेटिक होगा, ये पहले ही देख लिया। और कंजक्टाइवल इन्फेक्शन प्रोड्यूस एन इरिटेटेड रेड आई, स्कैटी, म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज। स्टिकी म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, करेक्ट कर लीजिएगा। जो नोट्स बना रहे हैं सही से देख के लिख लीजिएगा। म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज, यहाँ पे म्यूकोस और पस दोनों मिलेगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्निया इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कैन कॉज पेन एंड फोटोफोबिया, यानी आंख में जाने, धूप में जाने पे चमक लगेगी, फोटोफोबिया और पेन तो होना ही होना है क्योंकि इन्फेक्शन है। तो चलिए इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है। इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रकोमा 2020 प्रोग्राम चलाया गया हमारे WHO की तरफ से। क्या चलाया गया? जी हाँ, ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रकोमा प्रोग्राम जो हमारे 2020 में चलाया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा और हमें पता नहीं चलेगा, हमारे सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं ताकि हमारे गले के नीचे जा सके क्वेश्चन। तो WHO सेफ स्ट्रैटेजी ने, WHO ने इसको टाइटल दिया कि ट्रकोमा के लिए हम अप्लाई करेंगे सेफ स्ट्रैटेजी। अब सेफ में इन्होंने क्या क्या छुपा के रखा है। सेफ यानी S स्टैंड फॉर सर्जरी फॉर ट्रकोमेसिस एंड ट्रैकियासिस, ट्रैकोमैटस ट्रैकियासिस, ओके सर्जरी। दूसरा A स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक फॉर ट्रकोमेसिस एंड F स्टैंड फॉर फेशियल क्लीनलीनेस, यानी सी चेहरे की सफाई। और E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है ताकि हम ग्रेटली रिड्यूस कर सकें प्रिवलेंस। बट ट्रैकोमेटिक स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, पर अभी तक ट्रकोमा पूरी तरह रिमूव नहीं हो पाया है हमारे इंडिया में, अभी भी इसका इन्फेक्शन प्रेजेंट करता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर में पॉइंट गाइस। तो इसे आप कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, उसकी PPT आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी होगी तो वहाँ आप आ सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन एंड डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।